क्या आपको पता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो ये क्यों कहा जाता है कि बच्चे के सामने आप किसी भी प्रकार का गलत कार्य मत करिए, अपशब्दों का प्रयोग मत करिए, झूठ मत बोलिए, ऐसा कोई भी बात मत बोलिए जिसको पकड़ के बच्चे कॉपी कर ले। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो वो हर एक छोटी छोटी एक्टिविटी को कॉपी करते हैं और उसको सीखते जाते हैं। तो सीखने की इसी क्रिया को समाज शास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। Welcome everyone in my YouTube channel Chandni Madam Sociology Classes. I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor of Sociology, वैशाली नगर भिलाई कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आज की क्लास में हम समाज शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशलाइजेशन, समाजीकरण कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि समाजीकरण किसे कहा जाता है। मानव का जो व्यक्तित्व होता है ना, वो जन्म से ही पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जब मानव जन्म लेता है तो ना तो उसके पास भाषा होती है, ना उसके पास अक्षर ज्ञान होता है, ना उसे खुद की पहचान होती है, ना उसके पास संस्कृति होती है। जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तब उसके पास कुछ नहीं होता, केवल एक शरीर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव जब जन्म लेता है तो वो केवल एक हाड़ मांस का लोथड़ा होता है, मतलब एक जैविकी प्राणी होता है। उसके पास किसी भी तरह की संस्कृति नहीं होती, समाज में सर्वाइव कैसे करना है वो उसको पता नहीं होता। तो एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब जैविकी प्राणी को एक सामाजिक प्राणी में बदलने की क्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, वो कहलाता है सोशलाइजेशन। प्रत्येक मानव जिन प्रक्रिया से चलकर समाज में रहने लायक बनता है वो क्रिया कहलाती है समाजीकरण। और समाजीकरण एक ऐसी क्रिया है जो जन्म से स्टार्ट होती है। जो भी मानव जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि समाजीकरण को यदि हम सामान्य अर्थों में समझें तो उसका मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया, और सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो यही समाजीकरण को हमको समझना है, उसके अर्थ, परिभाषा, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, ये हमको आज की क्लास में कवर करना है, जो हम देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को समाज शास्त्र में एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहा गया है, जिसको समाजीकरण का नाम से जानते हैं। और इसी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक मानव जो इस दुनिया में जन्म लेता है वो समाज में सर्वाइव करने लायक बनता है। तो हम कुछ बिंदुओं में यदि चर्चा करें तो ये कह सकते हैं कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण से सीखने के कारण मनुष्य सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक सांस्कृतिक उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनका अनुसरण करता है। और ये समाजीकरण के अंतर्गत सीखने का जो कार्य है ये विभिन्न संस्थाओं, समूहों और एजेंसियों के माध्यम से कंटिन्यू चलते रहता है। समाजीकरण की प्रक्रिया से ही व्यक्ति की आत्मा को विकसित कर उसके व्यक्तित्व का उचित विकास हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलने की प्रक्रिया है, और यह क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलती रहती है। ये हुआ समाजीकरण। अब हम देखेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया और इसके स्तर कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं एक प्रत्येक मानव के जीवन में, जो जिसमें वो मोस्टली चीजों को सीखता है। इसको समाजशास्त्र में 4 भागों में बांटा गया है: एक मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, तदात्मीकरण अवस्था और किशोरावस्था। तो ये जो क्रिया है ये कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब मानव छोटा होता है, मतलब बच्चा होता है, तो उस उम्र में सबसे ज्यादा सीखता है। सीखने की जो ललक है उसकी इसी उम्र में रहती है, और इसको सीख कर वो पूरे जीवन इन चीजों का अनुसरण करता है, चाहे वो सामाजिक मान्यताओं हो, सामाजिक संस्कृति हो, कैसे चीजों को करना है, आपको सोसाइटी में कैसे सरवाइव करना है, ये सारी चीजें बचपन में ही हमको हमारी सोसाइटी के द्वारा सिखा दिया जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम बड़े होते होते सीखते रहते हैं। इवन अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में भी हम चीजें सीखते रहते हैं। इसलिए ही सोशलाइजेशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, जो जन्म से लेकर अंत तक होते रहता है। सबसे पहला वाला स्टेज हम देखते हैं मौखिक अवस्था, जिसको ओरल स्टेज कहा जाता है। ये जो स्टेज है ये जन्म से लेकर 1.5 वर्ष की आयु तक चलते रहता है। जन्म से लेकर, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर, मतलब जब वो नवजात रहता है तब से लेकर ये स्टेज प्रारंभ हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है, आपके आसपास या घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ चीज पता नहीं होती, सिर्फ अपनी माँ को पहचानते रहता है, क्योंकि भाई पूरे टाइम वो उन्हीं के पास रहता है, गर्भ में वहीं से निकले रहता है।
तो जब बच्चे को भूख लगती है तो उसके पास क्योंकि भाषा नहीं होती, वो बता नहीं सकता कि मुझको भूख लग रही है, तो बच्चा क्या करता है, जैसे ही उसको भूख लगती है वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है। तो जो उसकी माँ होती है उसको ये बात समझ में आ जाता है कि बच्चा रो रहा है, मतलब डेफिनेटली उसको भूख लग रही होगी। तो माँ अपने बच्चे को पकड़ती है, प्यार से उसको पुचकारती है, गोद में बैठाती है, उसको फीड कराती है, दूध पिलाती है। तो जैसे ही माँ उसके भूख भूख को मिटाती है, उसको फीड कराती है, तो बच्चा शांत हो जाता है। तो बच्चे को ये चीज समझ में आती है कि जब मुझको भूख लग रही है तो मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं। वो उतना छोटा बच्चा जो 1.5 साल से कम उम्र की आयु का है, तो जैसे ही वो रोने लगेगा तो उसको खाना मिल जाएगा, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। फिर जब बच्चे को दोबारा भूख लगती है तो वो ये प्रक्रिया फिर से करता है, फिर से रोता है, फिर से चिल्लाता है। लेकिन अब जब वो सेकंड टाइम रोता है थोड़ी देर बाद, तो माँ उसके पास नहीं आती, उसको दूध नहीं पिलाती है। फिर वो बाद में भूख लगता है तो फिर अगर वो थर्ड टाइम रोया तो फिर उसको माँ आकर दूध पिलाई। तब मतलब इस प्रोसेस में बच्चे को ये समझ में आता है कि हर बार मेरे रोने से मेरी माँ मेरे को दूध पिलाने नहीं आ जाएगी, मेरे को दूध पिलाने का या मेरी भूख मिटाने का एक निश्चित टाइम होगा। तब बच्चा क्या सीखेगा, अपने भूख पे कंट्रोल करना सीखेगा। उसको ये बात समझ में आएगी, अपने आप उसको ये बात समझ में आएगी कि हर बार मेरे रोने या चिल्लाने से मेरे को दूध नहीं मिल जाएगा। जब मेरा उचित समय आएगा, जो टाइम फिक्स होगा, उस टाइम पे आकर मुझको मेरी भूख को मिटा दी जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं जो बच्चा इस कम उम्र में सीख जाता है कि आपको भूख लग रही है, आपके पास भाषा नहीं है, तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने। उसी तरह से वो अपने भूख पर नियंत्रण करना सीखता है। इस उम्र में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं पहचान पाता है, केवल अपने माँ को पहचानता है। 3 माह तक बच्चा अपनी माँ को पहचानता है, उसी से कनेक्ट रहता है। 6 माह की उम्र तक बच्चा जो है अपने पिता से कनेक्ट होता है, और साल भर के आते-आते वो परिवार के बाकी सदस्यों को पहचानने लगता है और बाकी सदस्यों का अनुकरण करने लगता है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है और कुछ-कुछ 6 महीने बाद कुछ-कुछ बोलने का प्रयास करता है, तो फैमिली मेंबर्स, उनके मदर, फादर ये कोशिश करते रहते हैं कि हम बच्चे के सामने माँ, पापा, चाचा, बुआ ऐसा बोलें। तो उसको देखकर बच्चा बोलने का प्रयास करता है, मतलब उसके अंदर भाषा जगती है, लोगों को देखता है और सीखता है। ये बोलने की प्रक्रिया है जो ये मौखिक अवस्था में सीखता है। साथ ही साथ इसी प्रारंभिक अवस्था में बच्चा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, इन सब चीजों पर नियंत्रण करना सीखता है। शारीरिक आनंद का अनुभव लेता है, कभी वो अपनी मम्मी के पास, कभी पिता के पास, कभी बुआ के पास, दादी दादा, सबके गोद में खेलता है और इन चीजों को सीखता है। हमने ये देखा है कि ओरल स्टेज में बच्चा अपने परिवार के कुछ लोगों को पहचानना सीखता है, अपने मौसम पे नियंत्रण करना सीखता है, भूख पे नियंत्रण करना सीखता है और थोड़ा थोड़ा लोगों को पहचानना सीखता है। ये स्टेज जो है 1.5 वर्ष की आयु तक चलता है। सेकेंड स्टेज पे हम जाते हैं, देखते हैं कि शैशव अवस्था, जिसको एनल स्टेज कहा जाता है। ये अवस्था मौखिक अवस्था के समाप्त होते ही शुरू हो जाती है और ये अवस्था की उम्र 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु तक माना जाता है। इस अवस्था में बच्चे को स्वस्थ रहना, उचित व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि इस अवस्था के आते तक बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ से कनेक्ट रहता है। तो माँ के द्वारा और परिवार के बाकी सदस्यों के द्वारा बच्चे को कुछ कुछ चीजें सिखाई जाती है, जैसे ब्रश करना, आपको ब्रश करना है, आप जब टॉयलेट जा रहे हो तो हैंड क्लीन करना है, आपको नहाना है, सफाई से रहना है, गंदी चीजों को छूना नहीं है। और इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें हम 3 वर्ष की आयु तक बच्चों को सिखाते हैं, परिवार के सभी मेंबर मिलकर उसको सिखाते हैं, तब बच्चा वो सीख पाता है। एक और चीज, अभी तक ओरल स्टेज में जब हम बात कर रहे थे तो केवल माँ जो होती है या फैमिली मेंबर होते हैं वो बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन एनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा भी अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाता है। अब केवल माँ अपने बच्चों को प्यार नहीं कर रही है, बच्चा भी अपना प्यार अपने पिता के प्रति, अपनी माँ के प्रति, फैमिली मेंबर की तरफ अपना प्यार दे पाता है, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है। बच्चे को उचित, अनुचित, सही, गलत, अच्छे बुरे का ज्ञान करवाया जाता है। साथ ही आप देखेंगे 3 वर्ष की आयु तक जब बच्चा कुछ अच्छा काम कर लेता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, जब कुछ गलत करता है तो उसको दंड दिया जाता है। तो बच्चे के अंदर ये सीख डेवलप की जाती है कि यदि आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, यदि आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सही गलत के बीच में अंतर करना सीखता है। साथ ही बच्चे को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान कराया जाता है, वो इसी अवस्था में सीखता है। बच्चा अपने परिवार में जाता है, पड़ोस के लोगों के साथ बैठता है, सहयोग की भावना क्या होती है, लड़ाई झगड़ा क्या होता है, ये सभी चीजों का विकास बच्चे की उम्र में इसी शैशव अवस्था में किया जाता है। साथ ही साथ परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ भी वो मिलता जुलता है, तो उन सब के व्यक्तित्व से परिचित होता है और विभिन्न गुणों का विकास बच्चे की उम्र में, बच्चे की आयु में इसी अवस्था में माना जाता है। ये है सीखने की प्रक्रिया का द्वितीय अवस्था। तीसरा हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन स्टेज, जिसको हिंदी में तदात्मीकरण अवस्था कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, अपनी पहचान करना ना।
तो ये आइडेंटिफिकेशन स्टेज जो है 4 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर युवावस्था तक चलता है। बहुत लंबा एज टाइम होता है ये। बच्चे को इस स्टेज में ये बात पता चलती है कि वो लड़का है या लड़की है। इससे पहले तक उसको ये नहीं पता होता है कि वो लड़का है या लड़की है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आपको दिख रहा होगा कि आपने बहुत सारे बच्चों में देखा होगा कि वो जो 4 साल की आयु के आसपास के बच्चे होते हैं ना, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, वो जनरली घर के माहौल को देखकर ऐसा बोलते रहती है कि मैं खाना खाऊंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं तुमको मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। गर्ल है, उसको जाऊंगी खाऊंगी बोलूंगी, ऐसा वाला लैंग्वेज होना चाहिए, लेकिन तब तक वो खुद को पहचान नहीं कर पाती है। तो वो उसके अंदर वो जेंडर वाली चीज जो है कि मैं लड़का हूं तो मुझको कैसे बात करना है या लड़की हूं तो कैसे बात करनी है, ये चीज जो है आइडेंटिफिकेशन स्टेज में आकर क्लियर होता है। तब तक कुछ बच्चे जाऊंगा या खाऊंगी ऐसा वाला चीज उनके अंदर चलते रहता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन स्टेज है। इस स्टेज में आकर उसको अपने लिंग का ज्ञान होता है, उसको पता चलता है कि यदि मैं लड़की हूं तो मुझको किस तरह से बिहेव करना है, यदि मैं लड़का हूं तो ये मुझको किस तरह से बिहेव करना है। इस एज में आकर आप देखेंगे, आपको घर में देखने को मिलेगा छोटे बच्चे जो होंगे वो उनका जो खेलने का तरीका है वो भी बदल जाता है। अगर कोई लड़की है तो वो एक डॉल पकड़ लेगी, डॉल के साथ पूरे टाइम खेलेगी, वो पूरा वैसे ही ट्रीट करेगी अपनी डॉल को जैसे उसकी मदर उसको ट्रीट कर रही है। जैसे कि मैं अपने घर में, मेरी छोटी बेटी है, मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ कि बेटा तुम होमवर्क कंप्लीट करो, ऐसा करो वैसा करो, तुम खाना नहीं खाई हो, हैंड वॉश नहीं की हो। अगर मैं अपनी बेटी से ऐसे बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी बेटी भी अपनी डॉल को पकड़ के उसको भी बिल्कुल उसी तरह से डांट लगाएगी कि तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया बेटा तो तुमको स्कूल में डांट पड़ेगी, हैंड वॉश करो, सारी चीजें। यदि घर में कोई लड़का है तो उसको ये क्लियर हो गया कि उसको क्या करना है। तो जब वो खेल खेलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, बैग लेके ऑफिस चला जाएगा, है ना, कि मैं मार्केटिंग करके आ रहा हूँ, सामान लेकर आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। या वो गेम भी चॉइस करेगा तो मार धाड़ वाला, फुटबॉल वाला। तो ये वो स्टेज होता है जहां पे लड़का अपने आप को पहचानता है, लड़की अपने आप को पहचानते हैं और धीरे धीरे अपने जेंडर के साथ, परिस्थितियों के साथ वो एडजस्ट करना प्रारंभ कर लेते हैं। ये कहलाता है तदात्मीकरण। इसको भी ना 2 रूपों में बांटा गया है। प्रथम पहला रूप है जिसमें व्यक्ति सामाजिक भूमिका के साथ तदात्मीकरण करता है। जैसे उसके घर में उसके पिता हैं, भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं, दादा हैं। तो परिवार के ये सभी मेंबर जो हैं जिस तरह से घर में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं वो उन चीजों को देखता है और कॉपी करता है और उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये है कि सभी क्रियाओं को लिंग के अनुसार व्यक्तियों के क्रियाओं के अनुरूप करने का प्रयत्न करता है। कि यदि माता पिता हैं, भाई बहन है, चाचा चाची हैं, तो उनके साथ उनके संबंध उसके लिंग के अनुसार कैसे हैं। माता पिता हैं तो माता पिता के संबंध कैसे हैं, माता का उनका संबंध उसकी दादी के साथ कैसे है, उसकी बहन के साथ कैसे है, चाची के साथ कैसे है। तो जिस तरह की भूमिका का निर्वाह वो अपने आंखों के सामने देखते हैं, उनको ये समझ में आता है कि भाई मैं घर का ये मेंबर हूं तो मेरी भी भूमिका इसी तरह की होगी, तो उस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह वो करते हैं। ये हुआ तदात्मीकरण स्टेज। अब तदात्मीकरण स्टेज जो है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लेता है, आइडेंटिफाई करता है खुद को और समाज में अपने आइडेंटिफिकेशन को पहचानने के बाद उसका रोल क्या होगा, किस तरह से उसकी भूमिका होगी, इसको वो समझता है और वैसे प्ले करता है। तो तदात्मीकरण को जॉनसन के अनुसार 4 पारिवारिक परिस्थितियों में बांटा गया है। पहला है लड़के की लिंग भूमिका का प्रकार, प्रमुख आदर्श, पिता लड़के के प्रति स्नेह दिखाए। लड़का जो है वो अपनी भूमिका को अपने पिता के जैसा समझता है कि उसके घर में उसके पिता का जो रोल है, जो वो काम करते हैं, उसको ये समझ में आता है कि मेरे को भी वैसे ही करना है। दूसरा है जबकि अपने भूमिका आदर्श माता के साथ लड़के का परिचय घनिष्ठ और दीर्घकालिक होता है। आप देखेंगे घर में 2 बच्चे हैं यदि, तो जो लड़का है वो अपनी माँ के साथ ज्यादा कनेक्ट होगा और लड़की है वो अपने पिता के साथ ज्यादा कनेक्ट होगी। अब लड़के से ये कहा जा रहा है कि आपका जो रोल मॉडल है वो आपके फादर है, लेकिन जो बच्चा है वो अपनी माँ से ज्यादा कनेक्ट है, उसके लिए उसकी रोल मॉडल जो है उसकी माँ है ना। तो यहाँ पर उसकी भूमिका को पहचानने में उसके सामने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है बच्चे के सामने। तीसरा आप देखेंगे यदि अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति लड़के को अपना आदर्श मानने के लिए प्रोत्साहित करें तो ऐसी स्थिति में लड़के को दोहरा पुरस्कार मिलता है, पहले पिता से फिर बाद में माता से। चौथा देखेंगे आदर्श व्यक्ति लड़के के माता के प्रति भला व्यवहार करे। इसको बता रही हूँ, क्या होता है घर में जो पत्नी होती है वो जब हस्बैंड घर में नहीं है या है भी घर में, तो मैक्सिमम टाइम हस्बैंड व वाइफ की जो नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होते रहती है, उसमें जनरली बातों बातों में वाइफ जो है अपने घर में यदि कह रही है कि तुम तो अच्छे नहीं हो, मेरा ख्याल नहीं रखते हो, तुमसे शादी करके मैं फंस गई, ऐसा है वैसा है, तो ये सारी चीजें जो है घर में जो लड़का है, छोटा बच्चा, वो सुनता है।
और सुन के उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे फादर है, जो मेरे रोल मॉडल है, मुझको बड़ा होके जिसके जैसा बनना है, उसको वो मेरी माँ जो मेरी मतलब जो मुझसे सबसे ज्यादा घनिष्ठ है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, है ना, वो उनको वो खुश नहीं रखे हैं। मतलब मेरी मम्मी मेरे फादर को पसंद नहीं कर रही है और बड़ा होके क्योंकि मुझको भी मेरे फादर के जैसा बनना है तो मेरी माँ मुझको भी पसंद नहीं करेगी। ये एक पॉइंट आता है जहां पर बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझको मेरे फादर के जैसा नहीं बनना है, मुझको मेरी माँ के जैसा बनना है। लेकिन क्योंकि समाज उनसे ये उम्मीद करता है कि बड़े होके आपको भी अपने फादर की भूमिका को ही निभाना है, तो यहाँ पर बच्चे के सामने भूमिका निर्वाह में समस्या उत्पन्न होती है जो उसके दिमाग में रहता है। और यही मेन कारण है कि हर बेटा अपनी माँ से ज्यादा कनेक्ट होता है एज कंपेयर टू हिज फादर। अब हम नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, किशोरावस्था। यह वह अवस्था है जो यौन अवस्था प्रारंभ होते ही हो जाती है। इस अवस्था को सामाजिक और मानसिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसी अवस्था में जो युवा बालक और बालिका है वो आत्मनिर्भर होना चाहती है, इसलिए वो माता पिता से पूर्ण नियंत्रण मुक्त होने का प्रयास करते हैं। समाजीकरण की इस स्थिति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण और संकटमयी स्थिति माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि जो युवा होती हैं वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर रहना चाहते हैं, वो पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं, और परिवार के अन्य सदस्य जो हैं इस अवस्था पर अपने युवा बच्चों पर अत्यधिक कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको नियंत्रण में रखना चाहते हैं, उतनी ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके मन में भी डर है। समाज को देखते हुए अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब परिवार के द्वारा अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएं और बच्चे जो है स्वतंत्रता चाहें, तो ऐसी स्थिति में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ इस अवस्था में परिवार के द्वारा बच्चों पर यौन संबंध में भी प्रतिबंध लगाया जाता है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये सब स्थिति को देखते हुए ये जो अवस्था है इसको बहुत अधिक तनाव वाली स्थिति कहा गया है। ये तो हो गया उनका स्टेज। अब हम देखते हैं समाजीकरण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, कौन से साधन हैं जो समाजीकरण करते हैं। सबसे पहला साधन है परिवार। आप देखेंगे कि समाजीकरण का मुख्य साधन जो है परिवार है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेज जो है वो उसका परिवार में ही कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि परिवार में ही व्यक्ति का जन्म होता है। सर्वप्रथम व्यक्ति जन्म लेते ही परिवार का सदस्य होता है, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है परिवार में होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे जन्म से लेकर मतलब आरंभ से लेकर निरंतर सीखने की जो क्रिया है वो परिवार के अंदर होता है। सबसे ज्यादा बच्चा अपने घनिष्ठ ममतामयी माँ से कनेक्ट होता है और वहीं से सभी चीजों को सीखता है। पिता से भी बहुत सारी चीजों को सीखता है, परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, उचित अनुचित क्या है, सही गलत क्या है, परंपराएं क्या है, संस्कृति क्या है, समाज में आपको अगर कोई बड़े आ रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, गेस्ट से कैसे बात करना है, पड़ोसी से कैसे बात करना है, तमाम तरह की चीजें जो कुछ भी बच्चा सीखता है वो सब परिवार से सीखता है। यदि हमारा परिवार न होता और परिवार हमको चीजें नहीं सिखाता तो डेफिनेटली हम भी जानवरों के जैसे होते। हो सकता है हमको दो पैर से चलना ना, दो हाथ से खाना खाने ना आता हो, बात करने ना आता हो, जैसे जानवर रहते वैसे ही हम भी बिहेव करने लगते। तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है समाजीकरण का, जहां से हम सारी चीजें सीखते हैं। इसीलिए माता पिता को बच्चे का प्रथम पाठशाला कहा गया है। बच्चा अनुकरण करना सीखना, व्यवहार करना सीखना सब कुछ परिवार से ही सीखता है। सबसे पहला सोर्स जो है परिवार से है। यह भी देखा गया है कि जो संपूर्ण परिवार है, सुखी परिवार है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो या जॉइंट फैमिली हो, जहां पे माता पिता दोनों हैं, वहां पर बच्चे का समाजीकरण बहुत अच्छे तरह से होता है, ऐसे बच्चे का। लेकिन ऐसे परिवार जो विघटित परिवार में रहे हो, या तो वहां के फादर ना हो या तो मदर ना हो, या बहुत तनावपूर्ण माहौल हो, ऐसे माहौल में पले बड़े बच्चों का समाजीकरण उतना बेहतर नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े से असामाजिक व्यवहार वाले हो जाते हैं। पहला सोर्स परिवार है। सेकेंड हम देखते हैं क्रीड़ा समूह, प्ले ग्रुप। वो ग्रुप जहां पर बच्चा खेलने जाता है। सेकेंड स्टेज के बाद बच्चा जो है खेलने के लिए अपने आस पड़ोस में जाता है, अपने स्कूल में खेलता है, तो वहां पर बच्चे बहुत प्रकार की चीजें सीखता है। अपने दोस्तों के साथ एडजस्ट करना सीखता है, हेल्प करना सीखता है, सहयोग करना सीखता है, ठीक है, रहन सहन करना, बात करना सीखना, उनकी आदतें सीखता है। कई बार बच्चे की मर्जी का खेल नहीं खेला जाता तो वो अपनी इच्छाओं का दमन करना सीखता है। यहाँ पे अनुसरण करना सीखता है, नेतृत्व करना सीखता है, अनुकूलन करना सीखता है। हर बार आपके बच्चे की बात नहीं मानी जाएगी, तो कई बार उसको दूसरे की बात भी माननी होती है। कई बार उसको गेम में आगे किया जाता है तो नेतृत्व करना सीखता है। तो तमाम तरह की चीजें बच्चे जो है वो अपने प्ले ग्रुप से सीखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पड़ोसी समूह, मतलब नेबर ग्रुप। नेबर ग्रुप से भी बच्चा तमाम तरह की चीजों को सीखता है, जैसे उनके व्यवहारों को सीखेगा। निंदा करना हो गया, व्यंग करना हो गया, प्रशंसा करना हो गया, चुगली करना हो गया, ठीक है। यदि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो पड़ोसी भी कई बार आकर टोक देते हैं कि बेटा ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चा गलत कार्यों को करने का साहस नहीं कर पाता कि मेरे पड़ोसी देख रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो समाजीकरण नेबर ग्रुप से भी बच्चा सीखता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूल यानी शिक्षण संस्थाएं। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशालाओं में जाता है तो वहां पर उसका बौद्धिक विकास होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होती है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाता है। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उसको शिक्षकों का मार्गदर्शन भी मिलता है, प्रगति का रास्ता मिलता है, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ही उसको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे जो हैं विभिन्न विभिन्न आयु और लिंग के छात्र छात्राओं के साथ मिलते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, अनुकूलन करना सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो फलस्वरूप बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको शिक्षा का आदर करना आता है, मान सम्मान करना आता है, शिक्षक के सामने कैसे बात करना है ये सीखता है। घर से बच्चा बाहर निकल गया है, बाहर दुनिया जिंदगी जीने के लिए तमाम तरह की चीजें जो है वास्तविकता की ओर अब जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होती है ये सारी चीजें बच्चा स्कूल से या शैक्षणिक संस्थाओं से सीखता है। नेक्स्ट आप देखेंगे समाजीकरण की जो संस्था है वो है विवाह। विवाह एक ऐसी संस्था है जो एक अलग संस्कृति, अलग परिवार की ओर लेकर जाती है। दो अलग अलग संस्कृति वाले लोगों को एक साथ जोड़ देती है, उनके विचार, रहन सहन जो कुछ भी अलग हो उनको एक साथ एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना सिखाती है, एडजस्ट करना सिखाती है। दो अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, समायोजन करते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, मनोवृत्तियों में उनकी एकरूपता आ जाती। इस प्रकार विवाह के द्वारा व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना, त्याग की भावना और कर्तव्यनिष्ठता की भावना आती है। आप देखेंगे एक लड़की का जो मायका होता है वहां पर उसका रहन सहन, उसकी दिनचर्या जैसी होती है, वो अचानक शादी होते ही एक दिन में उसके ससुराल में जाने के बाद उसकी दिनचर्या, उसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है और वो धीरे धीरे वो सारी चीजों को एडजस्ट भी कर लेती है। तो ये तो विवाह तक की स्थिति हुई। बच्चा जन्म लिया तब से लेकर विवाह तक अनेक प्रकार की ऐसी सीढ़ियां आती है जहां पर बच्चा अनेक प्रकार की चीजों को सीखते रहता है। और ये समाजीकरण वाला चैप्टर जो है बहुत बड़ा, क्योंकि इसके बाद भी, विवाह के बाद भी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हर पल हम अपने कार्य क्षेत्र पर हो गए, आसपास के क्षेत्र पर हो गए, जहां भी रह रहे, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। तो सीखने की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहा गया है और ये प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, मैं सेकंड वीडियो में इसके बारे में और बनाऊंगी। अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, आपके कोई और डाउट्स हो तो मैं वो भी क्लियर करने का प्रयास करूंगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।